हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम पढ़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और तुम्हारा जो ये नया बैच है मास्टर 30, उसमें तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है। ठीक है, अब भैया ये जो मास्टर 30 बैच है, इसमें कमल भैया क्या कराने वाले हो। तो भैया देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमको जानते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं हम बता देते हैं कि हमारा नाम है कमल कौशिक, हमारा काम है गणित पढ़ाना, और हम हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैथ्स पढ़ाते हैं। ठीक है, और भैया आज का ये जो बैच तुम्हारा होने वाला है मास्टर 30 वाला, इसमें मैथ्स मैं ही पढ़ाने वाला हूं, जैसे कि तुमने इस बैच की लॉन्च वीडियो में देखा भी होगा। ठीक है, तो भैया करेंगे क्या सर इस बैच में। ये तो ऑलरेडी हमारे इतने सारे बैच चल रहे हैं, यूट्यूब पर भी, पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम चैनल पर भी, हमारे पीडब्ल्यू ऐप पर भी। तो इस बैच में ऐसा क्या नया कराने वाले हो जो कि ये देखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सुनो मेरी बात, ठीक है। अब थ्योरी तो तुम्हारी चल रही है पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के भाई समरी सीरीज वाले बैच में, वहां पे थ्योरी तुम्हारी हो रही है प्रैक्टिस, बट उसका टाइम लिमिट है 1 घंटे का। अब 1 घंटे में थ्योरी के साथ ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं, तुम्हारा ये हमेशा से कंसर्न भी रहता है कि सर थ्योरी के साथ क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, है ना। तो ये जो मास्टर 30 बैच है, इसमें ये जो 30 है ना, इसका मतलब ही तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो यहां पर बड़े बड़े शब्दों में ये जो 30 लिखा हुआ है, इस 30 का मतलब ही है क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन। यानी कि इस बैच में हर क्लास में जो हर सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है मास्टर 30 की, उसमें तुम्हें चैप्टर वाइज 1 बाय 1 करके तुम्हें क्या मिलने वाले हैं, 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हर चैप्टर के। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे ऑलमोस्ट 14 चैप्टर हैं। ठीक है, पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और प्रायिकता तक जाएंगे। 14 भी कहां, ऑलमोस्ट 15 मान लो। ठीक है, यहां पर हम यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वगैरह इन सबको केटर करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों केटर होंगे यहाँ पर। ठीक है, और बाकी बच्चे भी सेशन देख सकते हैं, क्योंकि भाई तुम लोगों के एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से लग जाएंगे, मुझे पता है लग जाएंगे। तो अगर एक चैप्टर के मैं तुम्हें 30 क्वेश्चन करा रहा हूं, तो 15 चैप्टर के ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 450 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 450 क्वेश्चन। ठीक है, 15 या 45, 450 क्वेश्चन हो गए। अब तुम्हारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं सारे चॉइस वगैरह ऑप्शन वगैरह मिला लूं, ठीक है, चॉइस वगैरह और ऑप्शन वगैरह मिला लूं, तो जनरली आते हैं तुम्हारे 36 क्वेश्चन जो पहले आया करते थे। अभी के हिसाब से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो मान लो अगर तुम्हारे 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन भी आए, ठीक है, मान लो 100 क्वेश्चन भी आए, ठीक है, टोटल एग्जाम में, तो भी तुम्हें क्या लगता है कि इन 450 क्वेश्चन में से तुम्हारे 45 क्वेश्चन भी नहीं लगेंगे? क्या लगता है? अबे लगेंगे, लगेंगे। तो जब तुम हर चैप्टर के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सिर्फ एक इस वीडियो से, एक इस बैच से करने वाले हो, तो भैया तुम्हारा क्या जा रहा है। ठीक है, तो मस्त मजे से मास्टर 30 वाले बैच को रेगुलरली अटेंड करो। ठीक है, जिसे थ्योरी रिवाइज करनी है वो समरी सीरीज वाली वीडियोस देख सकता है। ठीक है, बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतरीन बैच तुम्हें नहीं मिलने वाला। ठीक है, और इसी बैच में आज से हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का सेशन, तुम्हारे कमल भैया के साथ, के स्क्वायर सर के साथ, या कमल सर के साथ, जो तुम्हारा मन है तुम वो बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई पूछने वाला है कि सर के स्क्वायर क्या है, तो मैं बता दूं, मेरे एक दोस्त ने मुझे निकनेम दिया था, मैं वही यूज करता हूं आजकल। कमल कौशिक, कमल का के, कौशिक का के और के स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा गणित हम लगाएंगे नहीं। आ जाते हैं आगे। चैप्टर कौन सा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारे पास टॉपिक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में बिल्कुल खाली स्लाइड पड़ी है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं हमें, बस 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है, मैं 30 क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं। ठीक है, यहां पर तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे, यहां पर तुम्हें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो 1 और 2 नंबर के आते हैं, यहां पर तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे यानी कि जो 4 नंबर के आते हैं, और यहां पर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे जो 6 नंबर के आते हैं। यानी कि तुम्हारा बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब तुम्हारे एग्जाम का
और तुम्हारा पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा इस सेशन में, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक मैं तुम लोगों के साथ हूं, मैथ से डरने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम 30 क्वेश्चन करेंगे ताबड़तोड़ एकदम स्पीड के साथ, क्योंकि देखो अपने पास इस बैच में भी टाइम लिमिट है और मैं तुम लोगों का टाइम खोटी करना नहीं चाहता, सीधी सी बात है, ठीक है। तुम लोगों का टाइम खराब करके मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो सीधा सेशन स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपना आज के सेशन के 30 क्वेश्चन, जिसमें से 1 से लेके 15 तक है एमसीक्यू, फिर 16 से 20 तक है हमारे अति लघु, फिर 21 से 25 तक है हमारे लघु उत्तरीय, और फिर 26 से 30 है दीर्घ उत्तरीय। तो शुरुआत करते हैं बहुत तेजी से। हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में अपने जो लघु उत्तरीय, अपने जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उन्हें खत्म कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखो भाई, सबसे पहला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पाई और 22/7 दोनों परिमेय होते हैं। पाई और 22/7 दोनों अपरिमेय होते हैं। पाई अपरिमेय होता है और 22/7 परिमेय होता है, और पाई परिमेय है और 22/7 अपरिमेय। बताओ कमेंट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को यहां पर एक डाउट होता है कि सर पाई बराबर होता है 22/7, ठीक है। तो 22/7 क्या है, 22/7 में आपका अंश भी परिमेय है, मतलब अंश भी एक पूर्णांक है जो कि 22 है, ठीक है। हर भी एक पूर्णांक है जो कि 22 है, जो कि 7 है, ठीक है। और यहां पर हमारा जो हर है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो यानी कि ये तो परिमेय संख्या होने की शर्तों को पूरा कर रहा है, यानी कि 22/7 तो एक परिमेय संख्या है, और अगर 22/7 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब पाई बराबर है 22/7 के, तो पाई भी परिमेय संख्या हो गई, यानी कि पाई और 22/7 दोनों परिमेय संख्या है। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन मेरे लल्लू लाल ये है गलत आंसर। तुमने ये आंसर लगाया और तुम्हारा 1 नंबर कट गया। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो, पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई जो है वो 22/7 के बराबर नहीं होता। 22/7 पाई का निकटतम मान है, यानी कि सबसे पास वाला मान है, ठीक है। मतलब तुम्हारे घर के पड़ोस में जो सबसे अच्छा दोस्त रहता है, 22/7 पाई का वही है, ठीक है। पाई का जो असली मान है बेटा वो तो अभी कंप्लीटली निकला ही नहीं है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत अनावृत्ति का है, ठीक है। इस भाई साहब का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का दशमलव प्रसार है, ठीक है, जिसकी वजह से इसके असली मान को हम यूज नहीं कर सकते। इसके असली मान को हम यूज अपने क्वेश्चन में करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम 22/7 को यूज करते हैं, जो कि इसका सबसे प्यारा, सबसे बराबर वाला पड़ोसी है, यानी कि निकटतम मान है। तो बेटा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का है। और 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन ये दोनों बराबर क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि पाई का सबसे पास वाला मान, निकटतम मान, जो कि हम क्वेश्चन में यूज करते हैं आसान करने के लिए क्वेश्चंस को, वो 22/7 होता है। तो भैया ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा कि पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सबको क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? चमका के नहीं चमका? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, तेजी से चलेंगे आगे। कह रहा है दो संख्या दी हुई है, ए एक्स क्यूब, ए बराबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के, और बी बराबर है एक्स वाई क्यूब के, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि आपको ए और बी का अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, क्योंकि एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं और ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दी हुई है। यानी कि तुम्हें एक्स और वाई का अभाज्य गुणनखंड दिया गया है, तो परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। बी का मान कितना है? एक्स वाई क्यूब, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? अगर मैं बात करूं दो संख्याओं के एचसीएफ की, तो वो क्या होता है? वो होता है आपका संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो कि न्यूनतम, उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर देखो ऐसे गुणनखंड जो कि दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा है? एक्स। एक्स की न्यूनतम घात क्या है? यहां पर एक्स की घात है 3, यहां पर एक्स की घात है 1, तो एक्स की घात 1, ठीक है। फिर है वाई। वाई भी हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। तो वाई की अधिकतम घात क्या है? यहां पर वाई की घात है 2, यहां पर वाई की घात है 3, तो वाई की घात 2 न्यूनतम है। तो
आपका HCF क्या हो गया? HCF हो गया दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड में से, दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनकी न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल, वो हमारा हो गया HCF। ठीक है, तो सबसे पहले देखा मैंने उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब वो गुणनखंड जो कि दोनों संख्याओं में आ रहा हो। तो यहां पर x था सबसे पहला ऐसा गुणनखंड जो दोनों जगह पर आ रहा था। तो x की घात, x की न्यूनतम घात कौन सी है? x की घात 1। ठीक है, फिर y भी हमारा क्या है? दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रहा है। तो y की न्यूनतम घात क्या है? 2। तो भैया x की घात 1 y की घात 2 हमारा HCF हो गया। तो x की घात 1 y की घात 2 ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का समूह है? तो देखो भैया 2020 यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने हर एक तरीके से इस क्लास को तुम लोगों के लिए परफेक्ट बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सेशन, ये क्लास अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम अपना 1 घंटा दे रहे हो तो वो तुम लोगों के लिए वर्थ इट हो। ठीक है, इधर उधर बेकार ना जाए। तो इस सेशन में तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। मैं गारंटी से बोल सकता हूं इन 3 क्वेश्चन में से, तुम्हारे इन 30 क्वेश्चन में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो कि पहले चैप्टर से तुम्हारे एग्जाम में लग जाएगा। ठीक है, तो ढंग से इस सेशन की प्रैक्टिस कर लेना और आगे आने वाले सारे सेशन भी तुम्हारे ऐसे ही होने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी रेडी रहना। ठीक है, आ जाओ। निम्न में से कौन सहअभाज्य संख्या है? तो देखो सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF 1 हो, या फिर अगर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करूं तो ऐसी संख्या जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। तो अब तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम इन सबके HCF निकाल लो। ठीक है, 14 और 35 का, 18 और 25 का, 31 और 93 का, और 32 और 62 का, या फिर देख लो कि क्या ऐसी संख्याएं इनमें से कौन सी हैं जिनमें, जो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिनसे वो दोनों संख्याएं हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे कि 14 और 35, इन दोनों में 7 एक ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो रहे हैं, यानी कि ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 7 इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, 18 और 25, 18 और 25 में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनसे ये दोनों पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, केवल एक को छोड़कर। तो यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1, तो यानी कि यही हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 31 और 93, 31 और 93 में कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपका, जिससे दोनों संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाए? वो है 31। 31 से ही विभाजित हो जाता है और 93 भी 31 से विभाजित हो जाता है। इसका मतलब ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 31 है। ठीक है, और लास्ट में 32 और 62, इसमें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा 2 ही आ जाता है। सबसे पहले तो बात ही खत्म हो गई। तो केवल ऑप्शन नंबर बी जो है 18 और 25, यही हमारा क्या है? यही हमारा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। ठीक है, 2020 के पेपर में आया हुआ था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए किसे? 0.141 बार को। तो भैया देखो, ये है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, वो भी कौन सा? आपका अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार, जिसे हम बोलते हैं 0. हाँ, हमें दिया हुआ है क्या? 0.41 बार को हमें बदलना है किसमें? आपका P/Q के रूप में। अब देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का है कि भैया क्लास 9th का क्वेश्चन है, 10th का क्वेश्चन नहीं है, क्लास 9th का क्वेश्चन है, और इसमें हमें करना है क्या? इसे P/Q के रूप में बदलना है। अब शांत दशमलव प्रसार के लिए तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो वाली संख्या को बटे में लिख दो, तुम्हारा काम हो गया। लेकिन अशांत आवृत्ति के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, क्लास 9th में सीखा था, तो मैं प्रोसेस और ट्रिक दोनों बता देता हूं। ठीक है, प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम जो संख्या जिसे हमें P/Q के रूप में बदलना है उसे x मानेंगे। ठीक है, x बराबर ये आ गया। ठीक है, तुम ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। मैं आंसर बता देता हूं डायरेक्टली, क्या आएगा? आंसर आएगा 41/99। चेक कर लो चाहे तो। ठीक है, अब कैसे आया पहले मैं प्रोसेस समझाता हूं, उसके बाद मैं ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो x बराबर है 0.41 के ऊपर बार। ठीक, अब 0.4 बार दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? इसे मान लेंगे, माना 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 x बराबर है 0.41 के ऊपर बार। ठीक है, सबसे पहले इसे x मान लिया, जो भी हमारी संख्या हमें दी हुई है अशांत आवर्ती की, जिसे हमें बदलना है P/Q के रूप में। ठीक है, तो x बराबर हो गया 0.4141
और डैश डैश डैश। तो इसे इसके सरलतम रूप में लिख लिया, इसे इसके सरलतम रूप में लिख लिया और इसे बना दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जितने अंक हमारे क्या हो रहे हैं, जितने अंक हमारे क्या हो रहे हैं बच्चों, हमारे रिपीट हो रहे हैं, यानी कि जितने अंकों की आवृत्ति हो रही है दशमलव के बाद, उतने जीरो वाली संख्या से हम दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो यहां पर कितने अंकों से, कितने अंकों की आवृत्ति हो रही है, 4 और 1, 2 अंकों की आवृत्ति हो रही है, तो हम 2 जीरो वाली संख्या से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, यानी कि 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करने पर हमारे पास कितना आएगा भैया, इधर भी 100 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 100x, और इधर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होगा, दशमलव 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि 1 अंक और 2 अंक, तो यानी कि दशमलव यहां आ जाएगा, तो ये हो गया 41.4141 डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसे ही तुमने 10 से गुणा करी, सेम यही प्रोसेस इस्तेमाल करना है हर जगह, जैसे ही तुमने 10 से गुणा करी तुम्हारे पास क्या आ गया, ये आ गया समीकरण 2। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स बराबर 41.414141 डैश 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 माइनस 0.414141 डैश डैश डैश। तो देखो 41.414141 में से 0.414141 को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 0 दशमलव, क्योंकि हमें पता है कि जब दशमलव में से किसी दशमलव वाली संख्या को घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, हम दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं। ठीक है, तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 4 गया 0 दशमलव। ठीक है, 1 में से 0 गया 1 और 4। तो तुम देख सकते हो जब तुमने 41.414141 में से 0.414141 को घटाया तो तुम्हारे पास क्या आया, 41.00000, यानी कि तुम्हारे पास मान क्या आ जाएगा, इसे घटाने पर मान आ जाएगा 100x माइनस एक्स हो गया 99x बराबर, यह आ गया 41, 99 इधर भाग में चला जाएगा तो हमारे पास x का मान कितना निकल कर आ गया, x बराबर आ गया 41/99। मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इसका आंसर 41/99 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी 41/99 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, तो देखो तुम्हारे पास यहां पर 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कौन से 2 तरीके के क्वेश्चन, या तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ऐसा कि 0.715 और तीनों के ऊपर बार। ठीक है, तो जब दशमलव के बाद 0 आए और जब दशमलव से पहले 0 आए और दशमलव के बाद क्या हो, जब दशमलव से पहले 0 आए और दशमलव के बाद तुम्हारा जितनी संख्याएं दे रखी हैं वो सब की सब क्या हो रही हो, उन सब की आवृत्ति हो रही हो, यानी कि वो सब रिपीट हो रही हो, यानी कि उन सब के ऊपर बार हो, तो तुम्हें उसे बस सिंपली क्या करना है, जो संख्या रिपीट हो रही है उसे लिखो, बटे में जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9 नीचे लिख दो। कितने, 3 रिपीट हो रही है, 3 9 नीचे लिख दो, ये लो। तो भैया 0.715 बार का मान कितना हो जाएगा, 715 बटे कितना, 999। इसे चाहे तो तुम हल कर सकते हो, अगर हल हो जाए, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हें हल करना है हल करके देख लेना, मैंने डायरेक्ट आंसर बता दिया। ऐसे ही 0.25 के ऊपर बार, इसे बदलो, क्या होगा, दशमलव से पहले 0 आ रहा है, दशमलव के बाद 2 5 आ रहा है और दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करोगे, 2 5 लिखोगे और बटे में जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 नीचे लिख दोगे। ठीक है, तो 0.25 का p बटे q का रूप हो गया कितना, 25/99। तो ऐसे ही मैंने 0.141 बार को क्या लिख दिया था, 0 दशमलव से पहले 0 आ रहा है, दशमलव के बाद 41, दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो 41 41 यानी कि बटे में कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2, तो 99। यह है तुम्हारी ट्रिक। अगर वहीं पर मान लो दशमलव से पहले 0 नहीं आता है, मान लो दशमलव से पहले 0 ना आकर 2 आ गया, 2.25, इसे p बटे q के रूप में व्यक्त करो, तो दशमलव से पहले कोई संख्या आ रही है और दशमलव के बाद के जितने भी अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करोगे, इसे बदलने की ट्रिक है,
दशमलव से पहले जो संख्या आ रही है वो, प्लस जो दोनों संख्याएं, जो भी संख्याएं रिपीट हो रही हैं वो, और बटे में जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उतने 9। ठीक है, अब इसे हल करके मान निकाल लो, जो मान आएगा वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ये तुम्हारी ट्रिक है, एक परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती के दशमलव प्रसार को एक p बटे q के रूप में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, तो इस ट्रिक का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं, तो m क्यूब m n स्क्वायर, ये m क्यूब n स्क्वायर है ना, m क्यूब n स्क्वायर, m क्यूब n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का में से होगा। ठीक है, तो हमें दो संख्याएं दे रखी है, मान लो a दिया हुआ है हमें m क्यूब n स्क्वायर और b हमें दिया हुआ है कितना, m स्क्वायर n स्क्वायर। तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम कर चुके हैं, इसके जैसा हमें क्या करना है, इनका में से निकालना है। तो में से क्या होता है, में से होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देखे कौन सा है, वो है m। m की न्यूनतम घात कौन सी है, m की घात 3, m की घात 2, तो न्यूनतम घात है m की घात 2। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद अगला उभयनिष्ठ गुणनखंड है n। n की न्यूनतम घात कौन सी है भैया, दोनों ही जगह पर n की न्यूनतम घात है 2, तो सीधी सी बात है n की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा, m की घात 2 n की घात 2 हमारा में से हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गई बात? आगे सबको समझ में? किसी को यहां तक कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि a और 18 का लैस 36 है और a और 18 का में से 2 है, तो a का मान ज्ञात करो। अब देखो यहां पर हमें एक चीज ध्यान करनी पड़ेगी कि एक सूत्र हमारे पास डायरेक्टली होता है जो लैसे और मैसे में संबंध स्थापित करता है कि अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो उन दोनों के लैसे और मैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अगर मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो इनके HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका कई बार क्वेश्चन में यूज होगा। इस पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो रेडी रहना इसके लिए। ठीक है, तो देखो यहां पर तुम्हें दो संख्याएं दे रखी है a और 18, तो a और 18 का जो लैसे और मैसे का गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो a और 18 का लैसे है 36 गुणा इनका में से है 2। ठीक है, a का मान निकाल लो यहां से, इसे बस सॉल्व करके आ गया आंसर तुम्हारे पास। a क्या हो जाएगा, 18 इधर भाग में चला जाएगा, तो 36 गुणा 2 बटे में 18, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, तो a का मान निकल कर आ गया कितना, a बराबर आ गया तुम्हारा 4 के। क्वेश्चन खत्म। a बराबर आ गया 4 के, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, a बराबर 4 इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, क्लियर है सबको ये? चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मैंने पहले ही कहा अपने पास टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये अभाज्य है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का HCF कितना होगा। अब देखो इसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, और उसके लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि एक के अलावा और अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, यानी कि वो संख्याएं जिनमें दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। वहीं पर अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कि अपने अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, या फिर मैं बोलूं कि ऐसी संख्या है जिनके ठीक दो गुणनखंड होते हैं। और बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगा के आते हैं। क्यों? देखो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है हमारी, वो तो तुम लोग सही गैस कर लेते हो, सबसे छोटी
भाज्य संख्या, ये चीज तो तुम बहुत अच्छे से गैस कर लेते हो, ये तो तुम बिल्कुल करेक्ट गैस करते हो, जो कि होती है हमारी कितनी, 4। ठीक है, क्योंकि ये देखो 2 तुम्हारा खुद से और 1 से विभाजित होती है तो वो अभाज्य है, 3 खुद से और 1 से विभाजित होती है वो अभाज्य है। तो सबसे छोटी जो आपकी भाज्य संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि वो 1 से भी विभाजित होती है, वो 4 से भी विभाजित होती है और वो 2 से भी विभाजित होती है। तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाते हैं, इसीलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। और ये तुम आराम से लिख भी लेते हो, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। जिन्हें पता होता है उन्हें पता होता है, जिन्हें नहीं पता होता वो करते हैं गड़बड़। वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख देते हैं 1। लेकिन मेरे लाल, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 विषम संख्या जरूर होती है, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा है वो संख्या है जिनके ठीक 2 गुणनखंड हो। 1 का केवल 1 गुणनखंड होता है, वो खुद है 1। ठीक है, इसीलिए बच्चों दिक्कत क्या होती है कि बच्चे 1 को अभाज्य संख्या समझते हैं, लेकिन 1 अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अब तुम देख सकते हो कि इस सेशन में मैं तुम्हारे बेसिक्स भी हाथों हाथ क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी हाथों हाथ क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। तो ये सेशन तुम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब तुम ये चीज जज कर लो। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, वो आएगी 2, क्योंकि 2 सबसे पहली ऐसी संख्या है जो खुद से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है। तो इसके 2 गुणनखंड है। 1 जो है, 1 जो है, उसका खाली 1 ही गुणनखंड होता है, क्योंकि वो खुद 1 से ही विभाजित होती है, इसके अलावा किसी और से वो पूर्णतः विभाजित होती ही नहीं है। तो उसका 1 गुणनखंड होता है। और अभाज्य संख्या की परिभाषा है कि ऐसी संख्या है जिनमें ठीक 2 गुणनखंड हो। तो बच्चों 1 में 1 ही गुणनखंड होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या की परिभाषा में फिट नहीं बैठती है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आपकी 2 होती है। तो अब इनका HCF निकालना है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 2, और 2 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1। ठीक है, अब अगर मैं इनका HCF निकालूं तो HCF क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और तुम्हारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का HCF कितना हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, दोनों में ही 2 उपस्थित है। 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की घात 1, यानी कि इसका HCF हो जाएगा 2 की घात 1, यानी कि 2। ये लो बच्चों, तो 2 हमारे इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार फायर मुझे दिखा दो। बाकी और तेज चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6, 8, 22 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। 6, 8, 22 का एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो 6, 8, 22 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। और 22 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 11, यानी कि 2 की घात 1 गुणा 11 की घात 1। तो सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं HCF। तो HCF क्या हो जाएगा, 6, 8 व 22 का। तो ये हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है यहां पर केवल 2। ठीक है, और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की घात 1। तो 2 की घात 1 यानी कि 2 जो है वो हमारा HCF हो गया। एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम क्या होता है बच्चों, आपके प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर प्रत्येक गुणनखंड कौन सा है, सबसे पहला गुणनखंड है 2। 2 की अधिकतम घात कौन सी है, 2 की अधिकतम घात है 3, तो 2 की घात 3। ठीक है, गुणा अगला गुणनखंड कौन सा है, 3। 3 की अधिकतम घात कौन सी है, 3 की घात 1। यहां पर एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात नहीं करता, एलसीएम में वो सारे गुणनखंडों की बात करता है। एचसीएफ में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात होती है। एलसीएम में सारे के सारे गुणनखंड तुम देखोगे। अगला गुणनखंड कौन सा है, अगला गुणनखंड है 11। 11 की अधिकतम घात कितनी है, 1 गुणा 11 की घात 1। ठीक है, अब इसे हल कर लो। 2 की घात 3 कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 हो गया 8 गुणा 3 गुणा 11। तो 8 तिया 24 गुणा 11, तो हमारे पास कितना आ गया, 24 एकम 24 का 4 हासिल को गया 2, 24 एकम 24 और 2 26, तो 264 आ गया।
11 चौक 44 का 4 हासिल हो गया 4, 11 दूनी 22 और 4 26। ठीक है, 264 आ गया। हमसे कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। ठीक है, एलसीएम बटे एचसीएफ यही निकाल लेते हैं हाथों हाथ। कितना आ गया ये एलसीएम बटे एचसीएफ हमारे पास आ गया 264 बटे में 2। 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात निकल कर आ गया वो आ गया 132 अनुपात 1। 132 अनुपात 1। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी 132 अनुपात 1 इस दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक किसी भी बालक को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो भैया देखो 6/15 का दशमलव प्रसार पता लगाने के लिए हमने प्रमेय पढ़ी है क्या? जिन बच्चों ने पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है मैं बता देता हूं। किसी भी संख्या, किसी भी परिमेय संख्या जो कि p/q के रूप की है, अगर उसका हर q 2 की घात n 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर वो 2 की घात n 5 की घात m के रूप का नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हल करना पड़ेगा। तो ये हल हो जाएगा कितना, 2 तिया 6, बल्कि सॉरी 3 दूनी 6 बटे में 3 पंजे 15, तो 2/5 आ गया। अब इसका जो हर है, इसका जो हर है, केवल हमें हर के बारे में बात करनी है। इसका जो हर है तुम देख सकते हो वो क्या है, केवल 5 है। तो 5 का अभाज्य गुणनखंड तो 5 की घात 1 ही होगा। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में है नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होना चाहिए। लेकिन मेरे लाल, क्या तुम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की घात 0 गुणा 5 की घात 1, क्योंकि 2 की घात 0 का मतलब हो जाएगा 1, 1 गुणा 5 की घात 1 5, तो यही आ जाएगा निकल कर। तो तुम देख सकते हो यहां पर इसका जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां पर n और m आपका ऋणेतर पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ऋणेतर पूर्णांक, तो ऋणेतर पूर्णांक होता है वो पूर्णांक जो कि ऋणात्मक नहीं है। तो 0 से लेकर सारे धनात्मक पूर्णांक इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 0 भी एक ऐसा पूर्णांक है जो कि ऋणात्मक नहीं है। तो 0 से लेकर सारे पूर्णांक इसके अंदर आ जाते हैं। तो 2 की घात 0 गुणा 5 की घात m के रूप का है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का अगर हर है तुम्हारा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है क्या कि 2.13113 क्या है। तो बच्चों देखो ये दशमलव प्रसार कैसा है, ये दशमलव प्रसार खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि अशांत है। और यहां पर किसी अंक की आवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब एक जो है वो बार बार रिपीट होने की कोशिश तो कर रहा है, बट 3 बीच में आकर उसे बार बार रोक ले रहा है। तो यानी कि कैसा दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार है अशांत अनावृत्ति का। ये दशमलव प्रसार है अशांत अनावृत्ति का, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब क्लियर है कि ये कौन सी संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इतनी देर तो लगनी ही नहीं चाहिए इनमें, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इनमें ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अजी नहीं, ठीक है, मैं 2 अपरिमेय संख्या दे देता हूं, √2 गुणा √2, इन दोनों का अगर तुम गुणा करोगे तो तुम्हारे पास 2 निकल कर आएगा जो एक परिमेय संख्या है। यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों हमारा पहला ऑप्शन तो सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा आपका अपरिमेय होता है। अब बच्चों देखो ये चीज भी जो है वो एक जगह पर गलत हो जाती है। वैसे तो ये पूरा का पूरा कथन बिल्कुल सही रहता है, बट एक परिमेय संख्या के लिए ये चीज गलत हो जाती है जब हम परिमेय संख्या ले ले 0।
ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या होती है। अब तुम इसमें किसी भी अपरिमेय संख्या की गुणा कर लो, मान लो कोई भी अपरिमेय संख्या है b, ठीक है, उसका मान हमेशा निकलकर 0 ही आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। तो केवल एक 0 वाली कंडीशन के लिए ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। एक 0 वाली कंडीशन के लिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है और ये भी गलत है। अगला देखो, दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। अब ये चीज बिल्कुल करेक्ट है। अगर तुम दो परिमेय संख्याएं लेते हो तो दो परिमेय संख्याओं को हमेशा जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही निकल कर आएगी। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने को लेकर हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। यानी कि यही वाला एक कथन है जो कि बिल्कुल सत्य कथन है। तो दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। अगला देख लो, एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकता। तो एक परिमेय ठीक है, तो भैया केवल सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भैया ये वाला कथन भी हमारा क्या है, ये वाला कथन भी हमारा गलत है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, उसने यही पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो केवल ये वाला कथन सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 14, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मान लो आपका दो संख्याएं हैं ए और बी। ठीक है, मान लो आपके, अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। अगर दो संख्याएं हैं ए और बी तो उनका एचसीएफ मान लो है कितना, उनका एचसीएफ है x और एलसीएम है y। ए और बी का एलसीएम है x, सॉरी एचसीएफ है x और एलसीएम है y। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 14 गुना है। यानी कि आपका संख्याओं का जो कंडीशन दी हुई है उन्हें लिखो, संख्याओं का जो एलसीएम है, ठीक है, वो एचसीएफ से, एलसीएम जो है वो एचसीएफ से 14 गुना है। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 14 गुणा एचसीएफ, यानी कि y बराबर आ गया किसके, 14 गुणा किसके, x के। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 2 क्या कह रही है, समीकरण 2 कह रही है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। ठीक है, तो एलसीएम y, एचसीएफ x, इन दोनों का योग है 600। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इन दोनों को हल करके x और y का मान निकाल लो तो तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम का मान मिल जाएगा। तो हल करो, हल करके x और y का मान निकालो। देखो भाई, मैं समीकरण 1 से y का मान उठाकर समीकरण 2 में रख दूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14x प्लस x बराबर 600। तो अपने पास आ गया 15x बराबर 600 के। ठीक है, 15 इधर भाग में चला जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, x बराबर 600 बटे 15, x बराबर 600 बटे 15। तो कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 15 चौका 60। तो x का मान आ गया 40। x का मान अगर 40 है तो y का मान कितना हो जाएगा, x का मान अगर 40 है तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा हमारा 14 गुना x था, यानी कि 14 गुणा 40। ठीक है, 14 गुणा 40। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 0, 14 चौका 56, तो 560। तो x का मान 40 है, y का मान 560 है। x का मान 40 है, y का मान 560 है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां से हमें क्या करना है, हमें दो संख्याओं में से एक संख्या पता है भाई, हमें दो संख्याओं में से एक संख्या पता है 280, हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर एलसीएम का मान कितना था, y गुणा एचसीएफ का मान था x बराबर a गुणा b। अब x और y दोनों का मान तुम निकाल चुके हो, y का मान है 560,
x का मान है 40 बराबर a का मान कितना है, तुम्हारी एक संख्या है 280, ठीक है, गुणा b, दूसरी संख्या निकालनी है तो b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो गया 560 गुणा 40 बटे में 280 इधर भाग में आ जाएगा। इसे हल करके बस मान निकाल लो तुम्हारे b का। तो देखो 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ठीक है, 7 एकम 7, 7 निम सॉरी 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो यह आ गया हमारे पास 80। तो b का मान निकल कर आ गया कितना, b बराबर निकल कर आ गया हमारा 80 के, b बराबर निकल कर आ गया हमारा 80 के। किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, किसी भी बालक को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? चलो भाई, तो b का मान 80 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 80 होगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्वायर रूट 10 गुणा स्क्वायर रूट 15 किसके बराबर है। तो भाई देखो, स्क्वायर रूट 10 और स्क्वायर रूट 15 किसके बराबर होगा, देखो यहां पर हमारा स्क्वायर रूट 10 है गुणा स्क्वायर रूट 15। तो देखो स्क्वायर रूट 10 को हम लिख सकते हैं कितना, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट 10 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 2 गुणा 5, ठीक है। स्क्वायर रूट 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक है। इन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 गुणा स्क्वायर रूट 5 गुणा स्क्वायर रूट 3 गुणा स्क्वायर रूट 5। तो देखो स्क्वायर रूट 2 गुणा स्क्वायर रूट 3 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 गुणा 3 गुणा स्क्वायर रूट 5 गुणा स्क्वायर रूट 5 हो गया स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 6, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5, तो हमारे पास आ गया 5 रूट 6, ठीक है। तो 5 रूट 6 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अब चाहे तो तुम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि तुम डायरेक्टली इसकी ऐसे गुणा कर लेते, स्क्वायर रूट के अंदर दोनों अलग अलग है, एक साथ एक रूट में आ जाएंगे, तो यानी कि स्क्वायर रूट 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट 150 को तुम कितना लिख सकते हो, 25 गुणा 6, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर 25 गुणा 6, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे 5 आ गया रूट 6। तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा, जिस भी तरीके से तुम्हें करना है तुम उस तरीके से कर सकते हो, मुझे दोनों में से किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात, क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो सीधी सी बात है, हम कोई भी संख्या रेखा बनाते हैं उस पर जो हमारा प्रत्येक बिंदु होता है उसका नाम ही संख्या रेखा इसलिए दिया जाता है क्योंकि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है वो एक, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है वास्तविक संख्या रेखा, इसका नाम होता है वास्तविक संख्या रेखा। और इसका प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर ये सारी की सारी संख्याएं आ गई। आप इनमें से कोई सा भी आंसर सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन सा है ये, क्योंकि आपकी संख्या रेखा पर रूट 2 भी प्रदर्शित होता है, 1/2 भी प्रदर्शित होता है और 0 भी प्रदर्शित होता है, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और प्राकृत संख्या सब प्रदर्शित हो से, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली बोला कि एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ये सब आ गए, है ना। क्लियर हो गया ये सवाल भी, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 अपरिमेय संख्या 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल होगा। तो भैया देखो डायरेक्टली ये तो सॉल्व हो जाएगा, 2 + √3 गुणा 2 - √3। अब इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक सूत्र है, ठीक है, a + √b गुणा a - √b, तो ये बराबर होता है a² - b के। ये सूत्र कहां से आया, ये सूत्र आया तुम्हारे इस वाले सूत्र से, a + b गुणा a - b बराबर होता है a² - b² के। अब यहां पर b की जगह पर क्या है, रूट b है, तो यहां पर b² से क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा और हमारे पास केवल b बचेगा, ठीक है। तो इस वाले सूत्र से, इस सूत्र से ये वाला सूत्र निकला है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे, ठीक। तो देखो क्या होगा, a + √b गुणा a - √b, तो हमारा क्या हो जाएगा, a² -
बी, ए स्क्वायर माइनस बी, बी की जगह पर क्या है 3, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया। तो यहां पर तुम देख सकते हो दो अपरिमेय संख्याओं के आपस में गुणा करने पर हमारे पास एक परिमेय संख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। दो अपरिमेय संख्या 2 प्लस रूट 3 तथा 2 माइनस रूट 3 का गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहां तक के क्वेश्चन सबको समझ में आ गए, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अभी तो भाई ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, सब्जेक्टिव आएंगे तो और मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, किसका, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो टोटल 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमारे इसके साथ खत्म हो गए। ठीक है, एक बार काउंट कर लेते हैं 15 किए हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हाँ जी, तो टोटल 15 क्वेश्चन इस सेशन में ऑलरेडी हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन और बचे हैं और ये थे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे उनमें जो मेन क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मैं तुम्हें जल्दी एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हें सॉल्व कैसे करने हैं वो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो क्या कहता है, आ जाओ, कहां गया भाई पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो। अब ये 2019 यूपी बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है बहुत ज्यादा। ठीक है, और हाँ मैं बता देता हूं, ये चीज मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से उतर गई एकदम से, कि यहां पर 1 2 और 3, हाँ जी, तो यहां से जो ये वाले क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 1, इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है 2, और जो ये वाला क्वेश्चन है 3। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये, और एक ये चौथा क्वेश्चन 4। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन बिहार बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो मैं बता रहा हूं यहां पर ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा यहां से लेके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणा 5 गुणा 13 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें आपके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, यानी कि एक तो वो खुद से विभाजित हो, एक वो 1 से विभाजित हो, और इसके अलावा वो किसी ना किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, तो देखो भाई, अब मैं अगर इस संख्या को लेता हूं सबसे पहले 17, हल, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो मैं बहुत बेसिक से जल्दी से इसे एक्सप्लेन करूंगा। तो 17 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 11, खत्म। अब तुम अगर यहां पर ध्यान से देखो तो इन दोनों संख्याओं में से, मतलब इन दोनों पदों में से हमारा 2 गुणा 11 जो है वो कॉमन आ रहा है। दोनों ही संख्याओं में से 2 गुणा 11 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो दोनों संख्याओं में से 2 गुणा 11 को कॉमन ले लो भाई कॉमन। चलो जी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 17 गुणा 5 गुणा 3, यहां से 2 और 11 को कॉमन ले लिया, तो 17 गुणा 5 गुणा 3 बचा, प्लस यहां से 2 गुणा 11 को कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचा 1। ठीक है, और हमने कॉमन क्या लिया, हमने कॉमन लिया 2 गुणा 11। ठीक है, तो अब तुम्हें यहां से क्या चीज समझ में आ रही है, ठीक है, ये जो भी संख्या थी, ये जो भी संख्या थी, ये पूरी की पूरी जो भी संख्या है, पूरी की पूरी जो भी संख्या है, उसके जो गुणनखंड हैं, उसके जो गुणनखंड हैं, वो एक तो ये वाली संख्या होगी, चाहे वो जो भी हो मुझे नहीं पता, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आएगी, एक गुणनखंड तो ये होगा, एक गुणनखंड 2 हो गया, और एक गुणनखंड 11 हो गया। यानी कि ये जो संख्या है, ये अपने अलावा, अगर मुझे ये संख्या नहीं भी पता चलती है, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है मुझे ये नहीं पता चलता है, इसे सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है मुझे नहीं पता चलता है, तो उसके बावजूद भी ये संख्या अपने अलावा और एक के अलावा 2 से विभाजित होगी पूर्णतः, और 11 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसीलिए ये कैसी है, ये एक
भाज्य संख्या है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, देखो ये लिखने वाली चीज है तो आप पूरा पूरा लिख सकते हो कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं 2 से ज्यादा गुणनखंड। ठीक है, तुम लोग यहां पर पूरा पूरा लिख सकते हो, अपने पास टाइम की कमी है तो हम थोड़ा सा कम ही लिखेंगे कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। आप देख सकते हो कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। बात खत्म, व्याख्या हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, तो यही था हमारा पहला क्वेश्चन 2019 का, जो कि 1-2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 637 बटे 17 सॉरी 7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। 2020 के पेपर में आया हुआ है। अगर तुम लोगों के सिलेबस में ये टॉपिक है, ठीक है, कि वास्तविक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार वाला टॉपिक अगर तुम लोगों के सिलेबस में है तो उससे क्वेश्चन जरूर आएगा, 1 या 2 मार्क्स का। तो बहुत ध्यान से देख लेना। ठीक है, क्या है भैया, जैसे कि बताया मैंने तुम्हें कि 637 बटे 7280 को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा। तो देखो उसके लिए तुम्हें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इसका जो हर है, पहले तो ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, इससे ज्यादा सॉल्व तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके हर का अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो भैया देखो अब 7280 का अभाज्य गुणनखंड थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसे मैं अलग से निकाल लेता हूं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये लगाया, टेबल बनाई। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 7280 विभाजित हो रहा है 2। ठीक है, विभाजित करो, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 0। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 3640 विभाजित हो रहा है 2। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 1820 विभाजित हो रहा है 2। 2 निम 18, 2 एकम 2 और 0। ठीक है, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे हमारा 910 पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो भैया ये क्या होगा बताओ। ये हमारा हो सकता है 2 ही होगा, सीधी सी बात है। 2 से विभाजित हो रहा है पूर्णतः, कितना, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे हमारा क्या, हमारा विभाजित हो रहा है कितना 455। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी, 5, पहले 5 से ही कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 5 निम 45, 5 एकम 5। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे हमारा 91 विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो वो होगी 7। तो ये हो गया 7 एकम 7, 7 तिया 21। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे हमारा 13 पूर्णतः विभाजित हो रहा है वो होगी खुद 13, 13 एकम 13। तो 7280 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कितना हो गया ये हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 गुणा कितना 13 की घात 1। ठीक है, अभी तुम अगर इसे देखोगे तो ये अभी हल हो सकता है। अभी तुम अगर इसे देखोगे तो ये तुम्हारा अभी हल हो सकता है। कैसे, 7 एकम 7, 7 निम 63, 7 एकम 7, है ना। और भी हल हो सकता है, कैसे, 13 एकम 13, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि जो आंसर है उसमें हर क्या आ रहा है, सर हर तो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है नहीं, यहां तो 7 और 13 आ रहा है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा और हमारा आंसर आ जाएगा अशांत। मेरे लाल अभी ये सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करो पहले इसे। 7 एकम 7, 7 निम 63, 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद 13 एकम 13, ये क्या होगा, 13 सत्ते 91। ये लो, आ गया, कितना आ गया, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 7 बटे, कितना आएगा, ये निकल कर आएगा तुम्हारा 7 बटे 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1। अब देखो जरा, आ गया,
इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहां पर जो हमारा हर था वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं था, लेकिन जब हमने हल करा तो हर हमारा 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1 आ रहा है, यानी कि 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का आ रहा है। यानी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तुम लिखोगे चूंकि हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, अतः शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। ये लो भैया 2 नंबर फिक्स, 2 नंबर कॉपी में चढ़ा लो, अपनी चढ़ा लो भैया बिंदास, 2 नंबर कॉपी में चढ़ा लो, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाया जाए। 2020 का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या कह रहा है देखो भाई, कह रहा है 0.6666 को p बटे q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। अब देखो, अगर ये होता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो मैं इसे डायरेक्टली ट्रिक से कर देता। क्यों, 0.666 का मतलब है 0.6 बार, तो दशमलव से पहले 0 है, दशमलव के बाद क्या हो रहा है, केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, वो संख्या लिखेंगे और बटे में जितनी संख्या रिपीट हो रही है उतने 9, यानी कि 6/9। हल करेंगे कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 आंसर हो गया, खत्म बात। लेकिन भैया क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमें पूरा ढंग से करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मानेंगे, माना दी हुई संख्या को अपना x मानो, माना x बराबर 0.666 एंड डैश। तो ये तो हमें पहले ही पता है, समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद क्या करेंगे, कितनी संख्या रिपीट हो रही है, केवल एक संख्या रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जीरो वाली संख्या यानी कि 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करी तो इधर क्या हो गया, 10x बराबर इधर हो जाएगा हमारा 6 दशमलव, क्योंकि दशमलव 10 से गुणा करी है तो दशमलव एक अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा, 6.666। तो देखो अब यहां पर क्या होता है कि कुछ है ना, स्कूल में टीचर क्या करते हैं कि वो ये मना करते हैं कि आप ऐसे मत किया करो कि आपने समीकरण 1 बनाई, समीकरण 2 बनाई और फिर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दिया। कुछ स्कूल में ऐसे टीचर मना करते हैं, मुझे सुनने में आया है। ठीक है, जबकि ये तरीका गलत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपके स्कूल में मना कर रहे हैं, तो इसका क्या तरीका है, इसका ऐसा तरीका है कि फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसे तोड़ना पड़ता है, इसे तोड़ना पड़ता है। तोड़ोगे कैसे, आपको इसे तोड़ना पड़ेगा ऐसे रूप में कि 10x, आप क्या करोगे, आप इसे ऐसे रूप में तोड़ोगे कि आपके पास यहां पर x बन जाए, आपके पास यहां पर x बन जाए। तो x कैसे बनेगा, मैं इसे लिख सकता हूं 6.0 प्लस 0.666 डैश 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 लिख सकता हूं, क्योंकि 6.0 प्लस 0.666 कितना होगा, 6.666 हो जाएगा। तो मैंने 6.66 को इस तरीके से तोड़ लिया, क्यों, क्योंकि मुझे 0.666 मिल गया जो कि x के बराबर है। ठीक है, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो 6 प्लस 0.666 का मान है x, x उठकर इधर आ जाएगा, तो 10 माइनस 10x माइनस x बराबर 6, 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x बराबर 6, 9 इधर भाग में आ जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हो जाएगा x बराबर 6/9, यानी कि 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो x क्या था, x था हमारा 0.666 डैश डैश डैश, ये किसके बराबर आ गया, 2/3 के। ठीक है, तो एक तरीका ये वाला भी है। और मैंने कुछ बच्चों से सुना है, उनके स्कूल में टीचर बोलते हैं कि सर आप मतलब इक्वेशन 2 माइनस, मतलब ऐसा मत क्या करो कि यहाँ पर इक्वेशन 2 बनाई और इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जब ये इक्वेशन 2 तुम्हारी तैयार हो जाएगी, यहां पर इस साइड को इस तरीके से ब्रेक करना है कि तुम्हारा क्या बन जाए, तुम्हारे पास तुम्हारा x वापस से बन जाए। ठीक है, x वापस, जैसे कि मैंने यहां पर 6.666 को ब्रेक कर दिया, 6 प्लस 0.666, ताकि मेरा x वापस से बन जाए। ठीक है, तो ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो अगर तुम्हारे स्कूल में समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने से मना कर रहा है तो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा डाउट आया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। ऑलरेडी हम 1 2 3 सवाल कर चुके हैं, मतलब सॉरी 1 2 3 सवाल हम कर चुके हैं। चौथा पांचवा सवाल है हमारा। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो देखो हमें क्या करना है, 278 को किस संख्या से विभाजित करना है जिससे भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो। तो देखो जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, भाज्य। तो किसे विभाजित करना है, 278, तो 278 हो गया भाज्य।
भागफल तुम्हें पता है कितना होता है भाई, ये होता है तुम्हारा 12। शेषफल तुम्हें पता है, दिया हुआ है कितना होता है भाई, ये दिया हुआ है तुम्हारा 2। ठीक है, अब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो तुम्हें निकालना क्या है, वो संख्या जिससे 278 को विभाजित किया जाए। यानी कि तुम्हें क्या निकालना है, जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे भाज्य बोलते हैं, जिस संख्या से विभाजित किया जाता है उसे भाजक बोलते हैं। ठीक है, भाज्य पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, भाजक निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास डायरेक्ट सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो मैं जो ये मेरा भाजक है इसे x मान लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर सारे मान रखकर x का मान निकाल लो। देखो भाई क्या आएगा, सबसे पहले भाज्य का मान है 278 बराबर भाजक का मान है x गुणा भागफल का मान है 12 प्लस शेषफल का मान है 2। 2 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास कितना हो गया, 278 माइनस 2 बराबर 12x। 278 माइनस 2 हो गया 276 बराबर 12x। ये जो 12 है इधर भाग में आ जाएगा, गुणा में है x की, भाग में आ जाएगा, तो x का मान कितना निकल कर आ गया, x बराबर आ गया 276 बटे 12। ठीक है, 12 से भाग करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा कितना, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, 3 बचा, 12 तिया 36। तो x का मान निकल कर आ गया हमारे पास कितना, 23। तो हमारा जो भाजक होगा वो क्या होगा, वो 23 होगा। यानी कि वो संख्या जिससे 278 को विभाजित करने पर भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होता है, वो कौन सी है, वो है 13। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, जल्दी से बताओ, क्लियर हो गई बात। चलो बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव कह रहा हूं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का, यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, यानी कि आपका लघु उत्तर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्याओं 50 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बताएं। अब देखो हमें पता है कि दो संख्याओं के एचसीएफ, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम। एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो डायरेक्टली किसके बराबर होता है, वो डायरेक्टली बराबर होता है आपका दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल चाहिए किसका, 50 और 25 का, तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। तुम्हें देखो यहां पर गुणा करने की जरूरत, तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें एचसीएफ और एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है इनका गुणनफल निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो डायरेक्टली इन दोनों संख्याओं की गुणा कर दो। 50 गुणा 25 कितना होगा, 25 पंजे 125, तो 1250 आंसर हो गया, खत्म बात। इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1250 आएगा। तुम इसके एचसीएफ और एलसीएम को निकालकर उन दोनों की गुणा करके देख सकते हो, तुम्हारा आंसर यही आएगा, 110% यही आएगा, निकाल के देख लो चाहे तो। हाँ चलो भाई, आगे बढ़ जाए। चलो अब हमारे जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हमारे क्या है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अब कहानी बढ़ती है लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहला क्या कह रहा है, ये वो क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर में आते हैं। इस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत रेयरली आते हैं। मतलब समझ रहे हो, जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो तुम्हारे बनेंगे किससे, रचनाओं वाले चैप्टर से, अगर तुम लोगों के सिलेबस में है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और तुम्हारा किससे, तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, सांख्यिकी से। ठीक है, 6 नंबर वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 4 नंबर तक के क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर में से आ सकते हैं, बट मैंने फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लिए हैं जो कि 6 नंबर में एक आध बार आए थे प्रीवियस ईयर के बोर्ड के एग्जाम में, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लिए। ठीक है, वैसे आते नहीं है, जनरली आते नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी हो गई और पेपर बहुत ज्यादा आसान बन गया, तो इस चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखो, अभाज्य गुणनखंड से 126 और 156 का मैसे और लैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 126 और 156 का क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मैसे और लैसे निकाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने तुम्हें अभाज्य गुणनखंड विधि सिखा दी है। मैसे कैसे निकलता है,
अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल, और में से हो गया, और ले से अभाज्य गुणनखंड में से प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो 126 का सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो सबसे छोटी संख्या जिससे 126 पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। अब सबसे छोटी संख्या जिससे 63 पूरी तरीके से विभाजित होता है, 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। सबसे छोटी संख्या जिससे 21 पूरी तरीके से विभाजित होता है, 3, 3 सत्ते 21। सबसे छोटी संख्या जिससे 7 पूरी तरीके से विभाजित होता है, 1। तो 126 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2, यानी कि 2 की घात 1, 3 गुणा 3 यानी कि 3 की घात 2, और 7 की घात 1, ठीक है। अब ऐसे ही 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो सेम इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे छोटी संख्या जिससे 156 विभाजित होता है 2, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। सबसे छोटी संख्या जिससे 78 विभाजित होता है 2, 2 तिया 6, 2 निम 18। सबसे छोटी संख्या जिससे हमारा 39 विभाजित होता है 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और सबसे छोटी संख्या जिससे 13 विभाजित होता है कुल 13। तो ये आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 गुणा 2 यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो हमारे 156 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। अब इसका हमें सबसे पहले निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है बच्चों? HCF होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड में से वो गुणनखंड जो कि उभयनिष्ठ है उनकी न्यूनतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहले यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, क्योंकि 2 दोनों जगह पर आ रहा है, 126 में भी 156 में भी। इसकी न्यूनतम घात कितनी है? 2 की घात 1, तो यही ले लो, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा पद है वो क्या है? वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3। 3 की न्यूनतम घात कितनी है? 3 की घात 1, क्योंकि 3 ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में आ रहा है। 3 की घात 1 भी न्यूनतम है, तो 3 की घात 1, तो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 यानी कि 2 गुणा 3, तो ये आ गया हमारे पास 6। तो HCF आ गया 6। अब HCF 6 आ गया। अब यहां पर तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो कि HCF और LCM का गुणनफल 126 और 156 के गुणनफल के बराबर होगा। HCF और का मान रख के LCM का मान निकाल लो। नहीं तो डायरेक्टली हम यहां से LCM भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 126 और 156 का कितना? आपका सबसे पहले प्रत्येक गुणनफल की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारा 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2 की अधिकतम घात है 2, तो 2 की घात 2 गुणा 3। 3 की अधिकतम घात कितनी है? 3 की अधिकतम घात भी है 2, तो 3 की घात 2। अगला गुणनखंड जो है वो कौन सा है? अगला गुणनखंड है हमारा, अगला गुणनखंड कौन सा है? अगला गुणनखंड है हमारा 7। 7 की अधिकतम घात कितनी है? 1, तो 7 की घात 1 गुणा अगला गुणनखंड कौन सा है? 13, और 13 की अधिकतम घात कितनी है? 13 की घात 1, तो 13 की घात 1। इसे हल कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर होगा वही उत्तर हो जाएगा। 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, 7 एकम 7, और 7 एकम 7, 7 की घात 1 कितना हो जाएगा? 7 की घात 1 हो जाएगा 7, और 13 की घात 1 कितना हो जाएगा? 13। तो 7 गुणा 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 91। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 91, ठीक है। 9 की गुणा इसमें कर लो तो ये हो जाएगा 4 गुणा 9 की गुणा इसमें करेंगे 9 एकम 9, 9 निम 81, ठीक है। 9 की गुणा 91 में करा तो 819 आ गया, और 4 की गुणा करेंगे इसमें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 4 निम 36 का 6 हासिल हो गया 3, ठीक है। 4 एकम 4, 3 7, और 4 अट्ठे 32, तो 3276 हमारा क्या हो जाएगा? 3276 हमारा कितना निकल कर आ गया? हमारा HCF निकल कर आ गया। किसी को यहां पर कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ बच्चों, किसी भी बच्चे को यहां पर कोई दिक्कत है? क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सबको क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये है तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं HCF और LCM के, ठीक है। ये है तुम्हारी वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस भी मैं तुम्हें हाथों हाथ करा रहा हूं, जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ये समझ नहीं आता कि HCF कब निकाले और LCM कब निकाले, ठीक है। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि जहां पर न्यूनतम लिखा हुआ है,
ठीक है, वहां पर एलसीएम निकाल दो और जहां पर हाईएस्ट लिखा हुआ है या फिर अधिकतम लिखा हुआ है वहां पर एचसीएफ निकाल दो। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उलट पुलट कर देता है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आगे पीछे चीजें कर दी जाती हैं। ठीक है, तो वहां पर तुम्हें ये चाहिए ट्रिक तुम अपना नहीं सकते। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, जो कि मैं जनरली क्वेश्चन में यूज करता हूं और 99% क्वेश्चन में वो बिल्कुल फिट बैठती है। ठीक है, लेकिन उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है डायरेक्ट आंसर से। ठीक है, जो आने वाला आंसर है तुम्हें आंसर में तुम्हें, और ये है कि भैया थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। अगर तुमने हल्का सा दिमाग चला लिया तुम क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, आ जाओ मैं बताता हूं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 मापनदंड है, मतलब 3 स्केल है। ठीक है, मेजरिंग रॉड जो कि है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। कपड़े की न्यूनतम लंबाई ज्ञात करें जिससे इन दंडों से किसी का प्रयोग कर ठीक ठीक पूर्णांक संख्याओं में मापा जा सके। अब हमें कपड़े की वो लंबाई ज्ञात करनी है और वो भी सबसे कम लंबाई ज्ञात करनी है हमें, जिससे आप 64 सेंटीमीटर वाली भी, 80 सेंटीमीटर वाली भी और 96 सेंटीमीटर वाली भी, यानी कि इन तीनों रॉड से पूरा पूरा नाप सके, पूरा नाप सके। ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो जो कपड़े की लंबाई होगी, अब यहां पर तुम्हें न्यूनतम दे रखा है तो तुम कहोगे सर न्यूनतम दे रखा है एलसीएम निकाल दो। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है, निकलेगा एलसीएम ही। लेकिन मैंने बोला कि हर जगह तुम्हें अगर न्यूनतम दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एलसीएम निकालोगे, कोई कोई क्वेश्चन तुम्हारे साथ खेल जाएगा और वो आगे पीछे चीजों को कर देगा। तो वहां पर तुम अपना दिमाग ऐसे चलाओ कि तुम्हें ये 3 संख्याएं दे रखी है, तो एचसीएफ का मान जो होता है वो हमेशा दी गई संख्याओं के बराबर या उनसे कम होगा। ध्यान रखना, हमेशा एचसीएफ का मान हमेशा दी गई संख्याओं से बराबर या उससे कम होगा, और एलसीएम का मान हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हल्का सा दिमाग ये लगाना है कि तुम्हारा जो आंसर आएगा, तुम्हारा जो आंसर आने वाला है वो इन दी गई संख्याओं से बड़ा आने वाला है या छोटा आने वाला है। अगर बड़ा आने वाला है तो एलसीएम निकाल दो, और अगर छोटा आने वाला है तो एचसीएफ निकाल दो। अब तुम कहोगे सर ये कैसे होता है, पहले ही आंसर का अंदाजा कैसे लगा ले हम। मेरे लाल ये भगवान ने दिया तो है, कंप्यूटर से तेज चलता है, आदमी ने कंप्यूटर बना दिया इससे, है ना, तो तुम तो पता नहीं क्या क्या बना सकते हो। तो थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओ तो इन्होंने क्या बोला है कि 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबाई की रॉड है और उससे तुम्हें कपड़ा मापना है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कपड़े की लंबाई जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि इन तीनों रॉड से ठीक ठीक मापी जा सके। ठीक है, अगर मैं कपड़ा 64 सेंटीमीटर का ले लूंगा, ठीक है, तो वो 64 सेंटीमीटर की रॉड से पूरी पूरी नापी जाएगी, लेकिन क्या वो 80 सेंटीमीटर वाली रॉड से पूरी पूरी नापी जा सकती है? नहीं नापी जा सकती। अगर मैं 64 सेंटीमीटर से कोई छोटा कपड़ा ले लूंगा, मान लो मैंने 60 सेंटीमीटर का कपड़ा ले लिया, क्या वो इन तीनों रॉड से पूरा पूरा नापा जा सकता है? नहीं। तो यानी कि पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है कि आंसर इससे छोटा तो नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं 80 सेंटीमीटर का कोई कपड़ा लेता हूं, क्या वो 64 सेंटीमीटर की रॉड से पूरा पूरा नापा जाएगा? नहीं। अगर मैं 96 सेंटीमीटर का कपड़ा लेता हूं, क्या वो 80 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर की रॉड से पूरा पूरा नापा जा सकता है? नाप के देख लो, नहीं नापा जाएगा, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा रह जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि आंसर जो है वो क्लियरली कैसा होगा, इन तीनों संख्याओं से बड़ा होगा। इन तीनों संख्याओं से बड़ा है तो क्या निकालना है, क्या बोला था, अगर आंसर छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकाल दो, आंसर बड़ा आ रहा है तो एलसीएम निकाल दो। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ही होगा तुम्हारा क्या, उस कपड़े की न्यूनतम लंबाई। ठीक है, कपड़े की, अब इस तरीके से अगर तुम क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी एचसीएफ एलसीएम का गलत नहीं हो सकता। अभी आगे भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर और अच्छे समझ में आएंगी चीजें। देखो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कपड़े की न्यूनतम लंबाई, कपड़े की न्यूनतम लंबाई ये बराबर होगी आपके एलसीएम किस किस का, आपका 64, 80 और 96। तो एलसीएम कैसे निकलेगा भैया, एलसीएम निकालने के लिए तुम्हें इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 64, 80 और 96 का तो कर दो जल्दी से। 64 का अभाज्य गुणनखंड साइड में करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है,
फिर 2, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर 2, यानी कि आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 6। ठीक है, इसके बाद कर लो 80 का, 80 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 2 2 और फिर 5। ठीक है, तो 2 की घात 4 गुणा 5। ठीक है, 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 1, और फिर आ गया 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2 2 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 2 दूनी 4 2 चौक 8, फिर 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 2 छिक्का 12, फिर 2 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो ये हो गया कितना, 2 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हो गया तीनों संख्याओं का। एलसीएम निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इन तीनों का, 64 80 और 96 का। तो ये हो जाएगा आपका प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात वाले पदों का गुणनफल। तो यहां पर सबसे पहले है 2, 2 की सबसे बड़ी घात है 6 गुणा, उसके बाद अगला गुणनखंड है 3, 3 की सबसे बड़ी घात है 1 गुणा, अगला गुणनखंड है 5, 5 की सबसे बड़ी घात भी है 1। तो हमारे पास आ गया 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, जो कि लिखा भी है 2 की घात 6 64। ठीक है, 3 की घात 1 3 हो गया, और ये हो गया 5। ठीक है, तो 5 15 15 चौका, 5 15 15 चौका 60। ठीक है, 60 का 0 हासिल हो गया 6, और 15 छिक्का 90, और 6 कितना हो जाएगा, 90 और 6 96। तो 960 सेंटीमीटर की जो तुम्हारी 960 सेंटीमीटर की जो तुम्हारी क्या होगी, कपड़े की लंबाई होगी, ये इस रॉड से पूरी पूरी नापी जा सकती है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, तुम देखो 960 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 64 से भी, करना जरा, 16 चौका 64, ये होगा कितना, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96। ठीक है, 15 आ गया, पूरी तरीके से विभाजित हो गया। ठीक, सेम 960 को 80 से विभाजित करो। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 14। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना, एक सेकेंड, सॉरी ये गलती हो गई। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बचा, और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 16 को बोल दिया मैंने गलती से, 4 चौक 16। ठीक है, 2 एकम 2 और 12। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 12। ठीक, यानी कि 80 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, और 960 से तो पूर्णतः विभाजित हो ही जाएगा 96 से, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि 960 वो लंबाई है या वो संख्या है जो कि 64 80 और 96 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। यानी कि 960 सेंटीमीटर की कपड़े की लंबाई वो होगी जो कि आपका 64 80 और 96 सेंटीमीटर की रॉड से पूरी तरीके से मापी जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो भाई, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 3 पात्रों में 27 लीटर 36 लीटर और 72 लीटर दूध है, कौन सबसे बड़ी माप तीनों पात्रों के दूध को ठीक ठीक माप कर सकती है। मतलब कि 3 दूध के कंटेनर है, ठीक है, उनमें इतना इतना दूध है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी माप या कौन सा सबसे बड़ा जो स्केल है वो तीनों मापों को पूरा पूरा जो है वो माप सकता है। ठीक है, तो अब अगर मान लो स्केल, तुम खुद सोच के देखो, अगर मैंने स्केल इन तीनों संख्याओं से बड़ा ले लिया, मान लो मैंने 80 लीटर का स्केल ले लिया, तो क्या वो तीनों संख्याओं को या इन तीनों जो दूध के अंदर जो कंटेनर के अंदर दूध है उन्हें पूरा पूरा माप पाएगा। अगर मान लो मैंने 80 लीटर का कंटेनर ले लिया, उसमें तुमने 27 लीटर दूध डाला, तुमने 80 लीटर का एक, मान लो ये 80 लीटर का एक वो है
कंटेनर है, या ये 82 लीटर का कंटेनर, 80 लीटर का ही ले लेते हैं, 80 लीटर का कंटेनर है जिससे दूध पलटता है, दूध वाला दूध या जिससे दूध पलटता है वो है ये, ठीक है। उसमें अगर तुम 27 लीटर डाल दोगे, उसमें अगर तुम 27 लीटर डाल दोगे, क्या वो इसे पूरा पूरा माप पाएगा? नहीं माप पाएगा, क्योंकि 27 लीटर क्या होगा, वो उससे कम ही रहेगा, उसे पता चलेगा ही नहीं कि कितने लीटर दूध गया है। इसीलिए हमेशा जो दूध वाला होता है वो क्या करता है, वो हमेशा या तो ज्यादा का, हमेशा क्या करता है, या तो कम का या फिर बिल्कुल उतने ही लीटर का दूध का वो रखता है देने वाला, जिससे उसे क्या करना होता है, जितने लीटर उसे दूध देना होता है। जैसे कि दूध वाला हमेशा 1 लीटर का वो रखेगा, आधे लीटर का और 1 लीटर का। क्यों? अगर मान लो किसी ने आधा लीटर मांगा, ये ले भाई आधे लीटर का दे दिया, किसी ने 2 लीटर मांगा तो वो क्या करेगा, वो 1-1 लीटर वाले 2 दे देगा, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो दूध मापने की वो होगी, दूध मापने की जो वो होगी, जो स्केल होगा वो क्या होगा, वो इन तीनों संख्याओं से छोटा होगा, और तीनों संख्याओं से छोटा है तो क्या करोगे आप, HCF निकाल दोगे। अब ये मैं करा नहीं रहा हूं, क्योंकि HCF निकालना ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद से इसका HCF निकालना है, ठीक है। खुद से इसका HCF निकालना, ये तुम लोगों का होमवर्क है, मैंने ट्रिक बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये तुम लोगों का होमवर्क है, मतलब होमवर्क क्या, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं ये मैं, कि ठीक ठीक माप के लिए जो माप होगी वो कितनी होगी, वो इन तीनों का HCF होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये हर बार आता है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें जरूर करना है। जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब देखो √3 एक अपरिमेय संख्या, इसे कैसे सिद्ध करेंगे, इसे हम उल्टा लेकर चलते हैं, ठीक है। √2, √3, √5, √7 सबको तुम्हें ऐसे ही सिद्ध करना है। √2, √3, √5, √7, √11, ठीक है, √13, इन सबको तुम्हें सेम डिट्टो, कुछ नहीं बदलना, बस संख्या बदलनी है। जैसे यहां पर 3 है, 3 की जगह पर 2 लिख दोगे तो तुम्हारा √2 सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। 3 की जगह पर 11 लिख दोगे, √11 सिद्ध हो जाएगा। डिट्टो सेम टू सेम यही काम करना है। क्या करना है देखो मैं समझा देता हूं। इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे, उल्टा मानकर चलेंगे हम मानकर चलेंगे उल्टा, कि माना √3 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, उल्टा मानो परिमेय संख्या है। अगर √3 एक परिमेय संख्या है, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास क्या आएगा, तब हमारे पास निकल कर आएगा कि √3 अगर एक परिमेय संख्या है तो √3 को हम बराबर ले सकते हैं P/Q के, ठीक है। और हमें यहां पर अब ये P/Q जो है, इसे एक्सप्लेन करते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम P/Q को क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करवाता है। क्या कि जहां P व Q पूर्णांक है, जहां P व Q पूर्णांक है, बल्कि पूर्णांक भी नहीं, जहां P व Q सह अभाज्य पूर्णांक है। अब सह अभाज्य पूर्णांक तुम जानते हो, वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, या फिर जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो भी क्या, वो भी 1। तो सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, व Q जो है वो बराबर नहीं है 0 के, वह Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें दे दी गई है। अब इस कंडीशन को ध्यान रखना है हमें, क्योंकि यही हमारा इस चीज को गलत प्रूव करेगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं विरोधाभास विधि, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसे हम हल करना शुरू करेंगे। Q को हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ गया √3 गुणा Q बराबर P, ठीक है। दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर मेरे पास क्या आएगा, दोनों ओर वर्ग करने पर मेरे पास निकल कर आएगा क्या, √3 गुणा P का वर्ग बराबर Q का वर्ग। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, P का वर्ग बराबर Q का वर्ग, ठीक है। अब ये हो गई समीकरण नंबर 1। यहां से असली काम शुरू होगा, ठीक है। यहां पर अगर तुम देखोगे, ये केवल मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, यहां पर साइड में तुम देखोगे, तुम 3 को भाग में ले आओगे तो तुम्हारे पास P² बराबर आ रहा है Q²/3, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गई है, ये गड़बड़ हो गई, यहां पे P नहीं आएगा, ये मैंने उल्टा लिख दिया है।
इसका वर्ग कर रहे हैं ना, तो √3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। ठीक है, तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। हाँ अब ठीक है। तो अगर तुम यहां पर देखोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, तुम्हारे पास आएगा, अगर तुम यहां पर मान निकालोगे तो ये आ रहा है कितना, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3। यानी कि जब तुम पी स्क्वायर को भाग कर रहे हो क्यू स्क्वायर से तो तुम्हारे पास, सॉरी, जब तुम पी स्क्वायर को 3 से भाग कर रहे हो तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई संख्या आ रही है। ठीक है, जो कि पूर्णांक है, जो कि पूर्णांक है, क्योंकि क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक का वर्ग भी पूर्णांक होगा, तो यानी कि पी स्क्वायर को 3 से विभाजित करने पर पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रमेय लगेगी जो कि तुम्हें यहां पर लगानी है, क्या कि देखो ये प्रमेय बोलती है कि यदि कोई आपकी अभाज्य संख्या, यदि कोई अभाज्य संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करेगी। तो हमारी 3 क्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है। तो 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है, जो कि वो कर रही है, ठीक है, तो 3 अगर पी स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो 3 पी को भी विभाजित करेगी। बस अगर ये चीज तुमने लगा दी तो तुम्हारा काम हो गया। चूंकि 3 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा। हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। ठीक है, अब मान लो कि जब 3 हमारा पी को विभाजित करता है तो वो n के बराबर आता है। 3 ने पी को विभाजित किया तो वो n के बराबर आ गया, जहां n कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अपने पास कितना आ जाएगा बच्चों, अपने पास निकल कर आ जाएगा सीधा सीधा p बराबर 3n के, और ये है हमारी समीकरण नंबर 2। p का मान आ गया, p का मान आ गया। अब q का मान निकालना है। q का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 को से p का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 से p का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, तो p का मान समीकरण 1 में, तो अपने पास क्या आएगा, p का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर के, तो p का मान हो गया 3 गुणा n का होल स्क्वायर। इसे हल करेंगे तो 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 n स्क्वायर। ठीक है, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3 गुणा n स्क्वायर के। और ये सेम वही कंडीशन बन गई जो यहां पर बनी थी, 3 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, और इस बार आ रहा है क्यू स्क्वायर बराबर 3 गुणा n स्क्वायर। तो अगर तुम यहां पर देखोगे तो इसे भी मैं क्या लिख सकता हूं, 3 को अगर मैं इधर भाग में भेज दूं, ये केवल रफ में करके बता रहा हूं मैं तुम्हें, तो ये बराबर होगा n के। ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर बटे 3 बराबर होगा n स्क्वायर के, और n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। तो क्यू स्क्वायर बटे 3, तो यानी कि अगर 3 जो है एक अभाज्य संख्या क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो क्या करेगी, वो क्यू को भी विभाजित करेगी। सेम चीज दोबारा लिख दो, चूंकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः 3 क्यू को भी विभाजित करेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, फिर वही केस आएगा, हम मान लेंगे, माना जब ये क्यू को विभाजित करती है, 3 जब क्यू को विभाजित करता है तो वो m के बराबर होता है। यहां पर भी वही सेम चीज, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, सीधी सी बात है। ठीक है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां से q का मान कितना निकल कर आ गया, q का मान निकल कर आ गया 3 गुणा m। ये हो गई समीकरण नंबर 1। p और q दोनों के मान आ गए, ये हो गई समीकरण नंबर 3, सॉरी। p और q दोनों के मान हमारे पास है। ठीक है, p और q दोनों के मान हमारे पास है। अगर तुम देखोगे p के मान में भी हमारा गुणनखंड आ रहा है 3, और
Q के मान में भी गुणनखंड आ रहा है 3, तो यानी कि P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 दिख रहा है हमें। जबकि हमने क्या माना था, हमने तो ये माना था कि P और Q क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड में तो केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो हो गया 1। तो ये तो काम हो नहीं रहा हमारा, ये तो काम हो नहीं रहा हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर कहानी को रोकना पड़ेगा। हम यहां पर सीधा सीधा बोलेंगे, चूंकि समीकरण 2 व 3 से देखा जा सकता है कि P व Q में एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना, 3 है। अतः P व Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये एक विरोधाभास है, नहीं है, जो एक विरोधाभास है, ठीक है। जो किस कारण प्राप्त हुआ, जो गलत कल्पना के कारण जो कि हमने कर ली थी, अपने आप से हमने मान लिया था, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, ठीक है, प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या लिखेंगे, अतः, ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि अतः √3 परिमेय नहीं, क्योंकि हमने यही गलत कल्पना करी थी ना कि √3 परिमेय संख्या है, तो √3 परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब √3 के बाद √11, √7, √5, ठीक है, और तुम्हारा √13, इन सब में तुम्हें बस यही काम करना है। बस जहां जहां यहां पर 3 लिखा है, अगर वहां 5 लिख दोगे तो √5 प्रूव हो जाएगा। जहां जहां 3 लिखा है वहां 11 लिख दोगे तो √11 प्रूव हो जाएगा। मतलब सेम डिट्टो यही, मतलब लिखना, स्टेटमेंट भी यही लिखने हैं, बस 3 की जगह 5 लिख देना, √5 प्रूव हो गया। 11 की जगह 3 की जगह 11 लिख देना, √11 प्रूव हो गया। 3 की जगह 23 लिख देना, √23 प्रूव हो जाएगा। तो बस क्या करना है, बस यहां से नंबर चेंज करना है और कुछ नहीं, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में आता है, ठीक है, तो देख लेना इस क्वेश्चन को। अब इसी के जैसा एक और भी क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन वही है जो कि 2019-2020 में आया हुआ है और एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, तो एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो। चलो, तो अब देखो यहां पर हमें क्या करना है, 3√2 को सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या। अब देखो इस क्वेश्चन में अलग क्या है, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था वहां पे डायरेक्ट मुझे एक अपरिमेय संख्या दी थी और बोला था कि उसे अपरिमेय सिद्ध करो, ठीक है, हमने कर भी दिया, ठीक। अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर ये परिमेय और अपरिमेय को जोड़कर, घटाकर, गुणा करके और भाग करके देते हैं, ताकि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाए। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सी चीजें अलग हो जाती हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूं कि तुम्हें यहां पर क्या करना है, काम वही करना है कि उल्टा मानकर चलना है। सबसे पहले तो कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जैसे कि 2019 और 20 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व तो करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक है, काम वही करेंगे, बिल्कुल वही काम करेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा 3√2 बराबर P/Q के, या इसे A/B लो, A/B के, जहां अब ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम इन्हें सहअभाज्य पूर्णांक लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो जहां A व B पूर्णांक है, क्योंकि आगे हमें लिखना पड़ेगा सहअभाज्य पूर्णांक है, हमें आगे लिखना पड़ेगा सहअभाज्य पूर्णांक है, इसीलिए A व B पूर्णांक है। और तुम लिखना चाहो तो लिख लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारा जो B है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में, ठीक।
अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में अब हम अपनी अपरिमेय संख्या को अलग कर लेते हैं। तो मैं 3 को इधर भेज दूंगा, √2 बराबर आ गया a/3 b के 3 भाग में चला गया, समीकरण नंबर 1 बन गई। अब यहां तक का काम तो देखो तुम्हें करना ही है। अब इससे आगे क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। या तो एक तरीका है शॉर्ट तरीका, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन लघु उत्तर या प्रश्न में आ रहा है तो तुम वो शॉर्ट तरीका लगा देना, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना। नंबर मिलने होंगे तो पूरे मिल जाएंगे, टीचर काटेगा तो काट भी सकता है, ठीक है, रिस्क है, ठीक है। शॉर्ट तरीका क्या है कि तुम लिखोगे चूंकि ए बी व 3, ए बी और 3, ए बी और 3 जो दूसरी साइड वाली तीनों पद हैं, ठीक है, ए बी व 3 पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो a/3b एक परिमेय संख्या होगी। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता चल गया कि a/3b परिमेय संख्या है? तो बेटा देखो, आपका a, 3 और b पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक भी परिमेय संख्या होते हैं, और परिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। तो इसीलिए a/3b, जहां पर a, b और 3 पूर्णांक है, उनकी भाग करने, गुणा करने पर परिमेय संख्या ही आएगी। तो a/3b एक परिमेय संख्या है। तब समीकरण 1 से √2 बराबर है a/3b के, अतः अब देखो, क्योंकि आपका a/3b एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब देखो, अब इतना तो तुम्हें करना ही करना है, इतना तो तुम्हें करना ही करना है कि तुम एक अपरिमेय संख्या को क्या करोगे। सबसे पहले जो तुम्हें किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़, घटा, गुणा, भाग में दे रखा होगा, सबसे पहले उसमें से तुम क्या करोगे, अपरिमेय संख्या को अलग करोगे, बाकी सबको एक साइड कर लोगे। फिर तुम बोलोगे कि बाकी जो दूसरी साइड वाले पद हैं वो तो क्या है, वो पूर्णांक है, ठीक है, और पूर्णांक है तो यानी कि उसे जो दूसरी साइड वाला संख्या है वो एक परिमेय संख्या आएगी, ठीक है। तुम बोलोगे कि भैया जो अपरिमेय संख्या है वो इसके बराबर है, इसका मतलब ये भी परिमेय होगी, जो कि हमें पता है कि नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम यहां से दो चीजों में काम करते हैं। पहला क्या है, शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका क्या कहता है, तुम डायरेक्टली लिखोगे कि तुमने लिखा अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो डायरेक्टली जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है जो गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, जो कि एक विरोधाभास है चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। यह तो मतलब यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने पहले ही मान लिया कि √2 क्या है, हमने पहले ही मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जनरली क्या होता है बच्चों, जब ऐसे शॉर्ट तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करना होता है तो क्वेश्चन में वो दे देता है कि जैसे मान लो उसने बोला ना कि 3√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो वो तुम्हें दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 अपरिमेय संख्या है, जहां पर √2 को एक अपरिमेय संख्या माना गया है। या फिर 5 + √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, जहां पर √3 को अपरिमेय संख्या माना गया है। तो वो क्वेश्चन में पहले ही दे देगा। तो अगर वो क्वेश्चन में पहले दे देता है तो तुम डायरेक्टली यहां तक का काम करोगे, बोलोगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है जो एक विरोधाभास है, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः गलत कल्पना हमारी क्या थी, गलत कल्पना थी हमारी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या
कि भैया 3√2 एक अपरिमेय संख्या है और √2 को हमें एक अपरिमेय संख्या मानना है, ठीक है। तब अगर मान लो तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम यहां तक करोगे, ठीक है, कि √2 भी एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद तुम लिखोगे अच्छा √2 एक परिमेय संख्या है तो √2 बराबर p बटे क्यू, जहां पर p और q सहअभाज्य पूर्णांक होंगे, और उसके बाद पूरा का पूरा जो कहानी है वो वापस से ये वाले क्वेश्चन की तरह क्या करोगे, √2 को पूरा का पूरा अपरिमेय सिद्ध करोगे इस वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। और उसके बाद तुम लिखोगे अजी √2 तो परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या आ रही है, जो कि एक विरोधाभास है, क्योंकि हमारी तो परिमेय संख्या आ रही थी, अतः हमारा क्या है, हमारी की गई कल्पना गलत है, यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उस केस में क्वेश्चन थोड़ा लंबा और लेंदी हो जाता है। तो भैया अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो जहां पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसे कर देना, और अगर नहीं दे रखा है तो अभी आगे मैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन कराने वाला हूं, वहां पर देख लेंगे, ठीक है। तो अब तुम्हारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं, जैसे कि ये आ गया क्वेश्चन 2020 के पेपर में आया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही काम करेंगे, उल्टा मानकर चलेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को अब मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराऊंगा। 3 + √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो माना 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं पूरे मेथड से सॉल्व करने वाला हूं, पूरा का पूरा कंप्लीट, कि 6 नंबर में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आया, 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसे 3 + √2 को बराबर मान लेते हैं हमारा किसके, हमारा a बटे b के, जहां बिल्कुल सेम काम करना है, जहां a व b पूर्णांक है व b बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो अपने पास क्या करेंगे, हम हमारा जो अपरिमेय संख्या है उसे अकेला करेंगे, ठीक है। तो बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ, तो 3 हमारा दूसरी तरफ जाएगा, तो √2 बराबर आ गया a बटे b -3 के, एलसीएम ले लेंगे तो √2 बराबर हो गया किसके, a -3b बटे b के, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब हमें वही चीज लिखनी है जो हमने पहले लिखी थी, क्या, कि भैया आपका a b और 3 क्या है, a b और 3 पूर्णांक हैं, चूंकि a b व 3 पूर्णांक हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अतः a -3b बटे b एक परिमेय संख्या होगी। रीजन तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि पूर्णांक भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, यानी कि a b और 3 परिमेय संख्या होंगे, और परिमेय संख्या को जोड़ने, घटा करने, गुणा करने और भाग करने पर हमेशा परिमेय संख्या आती है। तो a -3b बटे b करने पर परिमेय संख्या ही आएगी, एक परिमेय संख्या होगी। तब समीकरण 1 से क्या है भाई, √2 बराबर है a -3b बटे b के, अतः √2 भी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर √2 भी परिमेय संख्या है तो हम मान लेते हैं, तब अगर √2 परिमेय संख्या है तब √2 बराबर है p बटे q के, ठीक है। और अब वही पूरा काम करना है तुम्हें, √2 बराबर है p बटे q के, जहां, क्योंकि अब तो √2 क्या है, अकेली अपरिमेय संख्या है, और अकेली अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करते हैं वो हमें पता है, क्योंकि यहां तो परिमेय आई है, लेकिन हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे ताकि हमारे पास विरोधाभास आए, ठीक है। जहां p व q सह अभाज्य पूर्णांक है, मैं पूरा का पूरा करा रहा हूं, पूर्णांक है, और q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास सबसे पहले आएगा क्या, कि √2 गुणा q बराबर आ गया p के। अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें स्किप करूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी कराना है, टाइम अपने पास कम है, ठीक है। दोनों ओर का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा √2 गुणा q का वर्ग बराबर p का वर्ग, ठीक। तो अपने पास कितना हो गया, 2 गुणा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब तुम यहां पर क्या लिखोगे, तुम यहां पर लिखोगे कि चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2p को भी विभाजित
विभाजित करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 2p को भी विभाजित करेगा, तो करा दो 2p को विभाजित। माना जब हमारा 2p को विभाजित करता है, 2p को विभाजित करता है तो ये बराबर हो जाता है किसके, 2p को विभाजित करता है तो ये बराबर हो जाता है n के, जहां n पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। लिख दिया ये मैंने, ठीक है, तुम लोग भी लिख लेना साइड में, भूलना मत, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो p बराबर हो जाएगा 2n के। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से p का मान उठाकर समीकरण 2, समीकरण 2 से p का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा p का मान समीकरण 1 में, तो अपने पास हो जाएगा कितना, 2 गुणा क्यू स्क्वायर बराबर p का मान है 2n का होल स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर बराबर p का मान 2n है ना, ये रहा p का मान 2n, ठीक है। तो अपने पास आ गया 4n स्क्वायर, 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर आ गया हमारा 2n स्क्वायर। 2x में चल रही है अब तुम्हारी क्लास जो है वो 2x की स्पीड पे चल रही है, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया, फिर वही चीज हम क्या बोलेंगे, क्योंकि q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, तो अब यहां पर वो वाला स्टेटमेंट तुम लोग खुद लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा अब, ठीक है, मैं लाइन खींच दे रहा हूं, इसका मतलब यहां पर वाला स्टेटमेंट आएगा कि q स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अर्थात q भी 2 से विभाजित होगा। तो माना हमारा q जो है वो जब 2 से विभाजित होता है तो वो m के बराबर आता है, जहां पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहां पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो q बराबर हो गया 2 गुणा m के, ठीक है। समीकरण नंबर 3, तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे पूरा का पूरा स्टेटमेंट, चूंकि समीकरण 2 व 3 में p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, अतः p व q उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, गलती से मैंने 3 लिख दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, ठीक है। तो p व q सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अब भाई साहब ये तो विरोधाभास हो गया, क्यों, क्योंकि हमारी तो √2 क्या आई थी, हमारी तो √2 एक परिमेय संख्या आई थी, ठीक है, और हमारा क्या आ गया, √2 अपरिमेय संख्या आ गई, जो कि विरोधाभास है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः हमारा क्या, हमारा 3 + √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने है, ठीक है। तो भैया देखो, अब इस चैप्टर में से इतने लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते नहीं है, ज्यादातर आपके लघु उत्तरीय यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट मैंने कुछ क्वेश्चन निकाल लिए जो कि प्रीवियस ईयर में आए थे, जैसे कि एक ये वाला है, ठीक है। तो इसे लॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने यही करा था कि इसे पूरा का पूरा तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन फिर ये है, जैसे कि एक मिठाई विक्रेता के पास, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है ये, कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 130 बादाम की बर्फियां, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, तथा ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम जगह घेरे। तो देखो भैया, न्यूनतम जगह कब घेरेंगी बर्फियां न्यूनतम जगह कब घेरेंगी, जब आपका एक ढेरी में सब ज्यादा से ज्यादा बर्फियां रखी जाएं, एक ढेरी में ज्यादा से ज्यादा बर्फियां रखी जाएं, तभी वो न्यूनतम जगह घेरेगी, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, वो पूछ रहा है ढेरियों की संख्या क्या रखें, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम खुद सोचो, अगर 420 ढेरियां बना दी उन्होंने, क्या तुम 420 ढेरियों में
इक्वल नंबर की काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां रख सकते हो, क्योंकि बादाम की बर्फियां तो खाली 130 है। अगर तुमने 420 ढेरियां बना दी तो ये तो काम होगा नहीं। ठीक है, अगर तुमने 130 ढेरियां बनाई तो उसमें हो सकता है कि 420 ढेरियां रखी जा सके। तो यानी कि जो आंसर है वो सोच के देखो क्या आएगा, 130 आएगा या फिर उससे कम आएगा, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो यानी कि जो तुम्हारा इसका आंसर होगा वो HCF हो जाएगा किसका, 420 और 130 का। अब तुम लोग ये खुद से सॉल्व करना, ठीक है, 420 और 130 का HCF निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, इतना ही दिमाग लगाना था और कुछ नहीं। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का में से 145 ले से 2175 है, यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब तो तुम्हें पता है कि दो संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणनफल डायरेक्टली बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। एक संख्या हमें पता है, दूसरी का पता नहीं है। ठीक है, इसे इधर लाकर हल कर लो तो x का मान कितना होगा, 145 गुणा 2175 बटे में 725। ठीक है, तो अगर मैं इसे 25 से भाग करूं तो कितना होगा, 25 दूनी 50, या पहले 5 से ही कर लेते हैं, चलो कितना होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। एक सेकेंड, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 145 एकम 145, कितना बचा, ये बचा तुम्हारा 2175। तो 2175 ही बच गया, ये लो भाई, 2175 ही बच गया। ठीक है, तो हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 2175। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी से बताओ, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, यहाँ पे तो हल्की सी गड़बड़ है, हल्की सी गड़बड़ है, हमने ऊपर वाली संख्या तो डिवाइड करी ही नहीं। तो कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करते हैं तो 2000, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी, 5 से भाग किया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, इसे हम 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 5 निम 45। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 निम 45। ठीक है, अब इससे इसे भाग करेंगे तो देखो सीधी सी बात है, अगर हमने ये तो देख ही लिया डायरेक्टली कि अगर हम इसे 145 से भाग करें तो हमारे पास कितना आएगा, 145 एकम 145 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, 145 से भाग करें तो ये डायरेक्टली आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5 से इसे भाग करते हैं तो कितना आएगा, 5 चौक 20। ठीक है, एक बचा, 5 तिया 15। ठीक है, और सॉरी 5 तिया 15, 5 चौक 20, एक बचा, 5 तिया 15, दो बचे, 5 पंजे 25। तो हमारे पास आ गया 435। हाँ जी, तो 435 हमारी दूसरी संख्या होगी। सॉरी, पहले हमने गलती से 145 को भाग किया ही नहीं था। ठीक है, 145 को भाग करना भूल गए थे। तो 435 हमारी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का मान 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। तो देखो भैया, 6 की घात n, तो ये बराबर होगा 2 गुणा 3 की घात n के। ठीक है, 2 गुणा 3 की घात n के। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये होगा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड। अब यहां पर तुम्हें पूरी की पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मैं थ्योरी बता देता हूं क्या है, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 3 की घात n के रूप में है, और आपका 2 की घात n गुणा 3 की घात n के रूप में है। और अगर किसी भी संख्या जो कि 0 से समाप्त होती है, 0 से समाप्त होने वाली प्रत्येक संख्या में 5 की घात m के रूप का अभाज्य गुणनखंड जरूर होता है, जो कि 6 की घात n के लिए नहीं है, जो कि 6 की घात n के लिए उपस्थित नहीं है। क्या यहां पर 5 की घात n के रूप का कोई है, क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात n के रूप का कोई नहीं है। तो आप बोलोगे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घात n के रूप का कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। खत्म, क्वेश्चन खत्म, टाटा गुड बाय गया। ये लॉन्ग में क्यों है, क्योंकि बच्चों को ये क्वेश्चन करना नहीं आता।
बच्चों को ये क्वेश्चन करना नहीं आता, उन्हें ट्रिक ही नहीं पता इस क्वेश्चन को करने की। सीधा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, अगर करेक्ट स्टेटमेंट लगा दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12450 का मैसे ज्ञात करो। तो चलो भाई, 365 और 12450 का मैसे अगर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? इसे निकालने का सिंपल तरीका होता है, हमें हमेशा बड़ी संख्या को, हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लेना होता है, तो हम हमेशा बड़ी संख्या को भाज्य मानते हैं, ठीक है, छोटी संख्या को भाजक मानते हैं। और भागफल प्लस शेषफल कैसे निकालते हैं? भागफल प्लस शेषफल निकालने के लिए हम भाज्य को विभाजित कर देते हैं किससे? आपका किससे? 12450 को भाग करेंगे 365 से, तो हमारे पास क्या आएगा? देखो भाई, भाग करो सबसे पहले। तो क्या ये 4 बारी में जा सकता है? 4 बारी में तो ज्यादा ही हो जाएगा। कितना ले? 3 एकम 3, ये एक बारी में ले लेते हैं, तो हमारे पास आएगा, देखो इसे इससे विभाजित करो, ठीक है, भागफल और शेषफल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अपने पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर भागफल और शेषफल निकालेंगे। उसके बाद जब भागफल और शेषफल निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि अगर शेषफल का मान 0 आ गया, यदि शेषफल बराबर आ जाता है तुम्हारा 0 के, ठीक है, तो जो तुम्हारा भाजक है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा HCF हो जाएगा। और अगर शेषफल बराबर नहीं आया 0 के, तो जो भी शेषफल आएगा और जो भाजक होगा उसमें फिर से आप क्या करोगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओगे, जहां पर हमेशा बड़ी संख्या को आप क्या लोगे? भाज्य लोगे, और छोटी संख्या को शेषफल। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखना, अगर तुम लोग कर पाते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कमेंट में डाल देना। नेक्स्ट सेशन में मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले ले आऊंगा और तुम्हें करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दुखी मत होना। ठीक है, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं करा दूंगा इस सेशन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को करा देंगे। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 30 था। इसके साथ तुम्हारे जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वैसे भी ऑलरेडी तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, जिनके सिलेबस में है और अगर उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो हम नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन को कर लेंगे कवर, दिक्कत की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भैया आप देखो आज की क्लास में हमने हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। कौन से? पहले चैप्टर के, वास्तविक संख्या के। अगली क्लास सैटरडे में होगी शाम को 4 बजे, तो उसके लिए भी रेडी रहना, जहां पर हम बहुपद के 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 30 क्वेश्चन को, सॉरी 3 कह रहा हूं, 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और तुम लोग जानते ही हो कि जिस हिसाब से हम क्वेश्चन की स्पीड को लेकर चल रहे हैं, अगले सेशन में थोड़ा और जल्दी क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करूंगा। आई नो तुम्हारा थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, बट सेशन इंपॉर्टेंट था, थोड़े लंबे क्वेश्चन थे, बट मजा आया, मुझे तुम बहुत मजा आया। आई होप तुम लोगों को ही मजा आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूं सीधा तुमसे तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, बोर्ड्स की तैयारी करते रहो, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट सेशन में।